नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 से है ये। आपकी एक सेकेंड यूनिट से टॉपिक छूट गई थी, वही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस तरह से सक्रिय परिवहन होता है माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है, जहां पर क्रेब्स साइकिल्स होती है, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है उन्हीं की क्रिया के द्वारा ये संपन्न होती है। और इस प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसे हम एटीपी के द्वारा व्यक्त करते हैं। शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए एटीपी एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। हम बोल सकते हैं ऊर्जा स्रोत का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसीलिए कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं। अगर इनके संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखें, तो इनमें क्रिस्टल मेम्ब्रेन में क्रिस्टल जंक्शन प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ एक क्षणनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, जिनमें एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स होते हैं या F1 पार्टिकल्स भी जिसे कहते हैं। अंदर के एक तरल द्रव्य पदार्थ भरा होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। डीएनए प्रेजेंस होती है। आपके इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन से सरफेस हुआ रहता है पूरा। साथ ही साथ इनके बीच में स्पेस पाई जाती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। चलिए इनकी एक्टिविटी देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाह्य झिल्ली में परिवहन होता है उसे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्लियों के द्वारा जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे अणु, जैसे बोल सकते हैं हम ब्लड शर्करा, जो सुगर्स या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और साथ ही साथ कोएंजाइम्स, इनमें क्या होता है, इन सभी इत्यादियों का क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी, परिवहन होता है। साथ ही साथ इन अणुओं के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली क्या होती है, पारगम्य होती है। किंतु कुछ जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, उनकी आंतरिक झिल्ली इनके लिए हम बोल सकते हैं परमेबल नहीं होती है, पारगम्य नहीं होती है। साथ ही साथ कुछ अणु माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है उनमें प्रवेश कर जाते हैं। आपकी ये सरफेस जो बीच में स्पेस छुटी हुई है ना, इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है, ना कि वो मैट्रिक्स में प्रवेश करती है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो बाह्य सरफेस होता है, और जो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इनके बीच के स्थान में ही आपकी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पाई जाती है। ठीक, जिससे इसमें ये पता लगाया जा चुका है कि जो बाह्य झिल्ली होती है उनमें ट्रांस झिल्ली प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हम पोरॉन्स कहते हैं, और जो छोटे अणुओं की क्या करती है, अंदर इंटर करने की अनुमति दे देती है। इसी में सेकंड हम शो करेंगे इसकी किस तरह से ये क्या होती है, ट्रांसपोर्ट इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या करेगी, एटीपी के निर्माण का मुख्य स्थान जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इन्हीं में एटीपी के निर्माण के लिए यहाँ पे जो पायरुविक अम्ल होती है, पायरुविक एसिड, साथ ही साथ कुछ अन्य ऑक्सीकारक पदार्थों की यहाँ पे क्या होती है, इनको आवश्यकता पड़ती है। एटीपी के निर्माण के लिए क्या करते हैं, जो आवश्यक हम बोल सकते हैं पायरुवेट होते हैं, जो एटीपी, एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट के लिए जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो पारगम्य होती है। साथ ही साथ जो इनके आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, या हम बोल सकते हैं इनर मेम्ब्रेन की तरह ये भी क्या होते हैं, परमेबिलिटी शो करते हैं, पारगम्यता शो करते हैं। जो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे अणुओं या एम्स के लिए वहां पे अवरोधक का कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनके दोनों तरफ विभिन्न सांद्रता के प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, जो एटीपी के निर्माण में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है, उनमें परिवहन बोल सकते हैं हम प्रोटीन ग्रेडियंट पर निर्भर करती है। तो इस तरह से इसमें ट्रांसपोर्ट अक्रॉस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर और आउटर दोनों पे। साथ ही अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली की, आंतरिक झिल्ली में किस तरह से परिवहन होती है, तो ये भी डिफरेंट मेथड के थ्रू होते हैं। सबसे पहले जो आपके H+ प्रोटॉन होते हैं, वो पायरुवेट वाहक के द्वारा कैरियर्स के साथ जुड़ करके मैट्रिक्स में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स में इंटर करते हैं, वहीं पे
माइटोकॉन्ड्रिया में जो कैल्शियम आयन होती है उनमें उपस्थित रहते हैं और ये आंतरिक झिल्ली में हम बोल सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होते हैं, मतलब मतलब बोल सकते हो आप यहाँ पे जो विद्युत रासायनिक प्रवणता पाई जाती है उनको ये बनाए रखने में हेल्प करते हैं। साथ ही इनकी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अनुसार जो प्रोटॉन होते हैं वो मैट्रिक्स में प्रवेश करते हैं और कैल्शियम आयन अनेक महत्वपूर्ण, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक प्रोटॉन्स होते हैं, उनकी क्रियाशीलता का भी ये नियमन करती है। ठीक, साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होते हैं, झिल्ली विभव होते हैं, उनके कारण कैल्शियम आयन का मैट्रिक्स हम मतलब मैट्रिक्स में इनका गमन बोल सकते हैं सक्रिय रूप से हो जाता है, एक्टिव रूप से, और यह गमन इनके प्रोटीन वाहक के थ्रू होता है। साथ ही साथ झिल्ली विभव का भी यहीं पे निर्माण होती है, जो क्या करती है, जो प्रोटीन की प्रवणता के लिए या उसके द्वारा शो होती है। इसी कारण इनके जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं उनके बाहर धनात्मक आयन और अंदर की ओर ऋणात्मक आयन शो होता है। साथ ही साथ कैल्शियम आयन क्या करती है, जो ऋणात्मक मैट्रिक्स होते हैं उनकी ओर चले जाती हैं और कैल्शियम आयन का परिवहन माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन होती है उनके बाहर होता है। साथ ही साथ आयन आपकी जो H+ आयन होती है वो मैट्रिक्स में प्रवेश कर जाती है और इसके विपरीत जो कैल्शियम आयन होती है वो परिवहन की जो आंतरिक झिल्ली होती है उसके अंदर हो जाती है और आपकी H+ आयन आंतरिक झिल्ली के बाहर चली जाती है। साथ ही साथ आपकी जो कैल्शियम आयन का परिवहन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में दो अलग अलग बोल सकते हैं हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा होता है, जिसमें जैसे दो वाहक प्रोटीन होते हैं आपकी एडीपी और आपकी फास्फोतंत्र, दो वर्क पाए जाते हैं, इसमें दो प्रोसेस होती है। एक तो होती है आपकी एडेनोन्यूक्लियोटाइड सिस्टम और आपकी दूसरी होती है फास्फेट सिस्टम। आपकी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड सिस्टम में क्या होता है, जो एटीपी के एक अणु को क्या करती है अंदर ले लेती है, साथ ही साथ एटीपी का एक अणु क्या हो जाता है बाहर स्थानांतरित हो जाता है, तो इसे हम एडीपी और एटीपी एंटीपोड सिस्टम कह सकते हैं। साथ ही साथ सेकेंड्स क्या होती है, फास्फोट सिस्टम में क्या करती है उसको सिम्पोर्ट करती है, इसलिए हम उसे फास्फोट सिम्पोर्ट कहते हैं। तो इस तरह से आप इनर मेम्ब्रेन में क्या होती है, दो सिस्टम वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ट्रांसपोर्ट क्रॉस। तो जो एक साइंटिस्ट थे पॉटर क्लॉड, साथ ही साथ जो फुलर थे, उन्होंने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तीन चीजें शो होती है ना, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल पाई जाती है, सिस्टर्नी होती है, तो इन्हीं ट्यूब्यूल्स साथ ही साथ हम हिंदी में बोले नलिकाओं और वेसिकल मतलब आशयों की एक जटिल एवं अत्यधिक इनकी विस्तृत प्रणाली का वर्णन किया जाता है, जो कि क्या होती है, साइटोप्लाज्म होते हैं कोशिका द्रव्य में या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, साथ ही साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य में पाई जाती है, उनमें ये ट्रांसपोर्ट हमको देखने को मिलता है, जो इस प्रकार से होती है। सबसे पहले की बात करें तो कंडेंशन ऑफ इंट्रासेलुलर इंपल्स, मतलब इनके अंतःकोशिकी आवेश का संवहन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों ओर इनकी आयनिक प्रवणताएं साथ ही साथ विद्युत विभव प्रेजेंट रहती है। और ये क्या होते हैं, स्टिप्ड मतलब रेखित पेशी, स्टिप्ड मसल्स के रेखी पेशी के ये सार्कोप्लाज्म में स्थित होती है। और सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम क्या करती है, इंट्रासेलुलर कनेक्टिंग सिस्टम का कार्य संपन्न करती है। हम बोल सकते हैं अंतःकोशिकीय संवहन प्रणाली में कार्य क्या करेगी, संपन्न करेगी। और यह पेशियों के जो आउटर लेयर होते हैं ना, बाह्य स्तर के ही मसल्स जो पेशियां होती है उन्हीं के भीतरी भागों में आवेश को क्या करती है, संचलित करती है। जो हम बोलेंगे मसल्स फाइबर, इनमें क्या होते हैं, मोटर इंपल्स होते हैं, प्रेरक आवेग के द्वारा ये स्टिमुलेट होती है, आवेशित होती है। साथ ही साथ सर्कुलेमा में क्या होता है, इनका एक्शन, हम बोल सकते हैं एक्शन पोटेंशियल के द्वारा ये डिपोलराइज
रोटेशन शो करते हैं। इसके बाद आपकी जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टी ट्यूब्यूल्स होती है, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टी ट्यूब्यूल्स होती है, इससे आपके कैल्शियम आयन निकल करके सर्कोप्लाज्म में आ जाते हैं, सर्कोप्लाज्म में आ जाते हैं। साथ ही साथ आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उनमें कैल्शियम आयन के लिए क्या होती है, हम बोल सकते हैं कैल्शियम आयन के लिए ये पारगम्य होती है। साथ ही साथ इनमें क्या होते हैं, मुक्त हुए कैल्शियम आयन पेशी संकुचन में हेल्प करती है और इस प्रक्रिया में एटीपी से एडीपी में विघटन हो जाता है और यह जो ये प्रोसेस होती है पूरी एटीफेस एंजाइम साथ ही साथ आपकी कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में होती है। आपकी एडीपी पेशी कोशिका में प्रेजेंट जो क्रिएटिन फास्फेट होते हैं ना, उनके द्वारा ये एटीपी में बदल दी जाती है, जिससे ये जो पेशी संकुचन के हम बोल सकते हैं ये पेशी संकुचन के बराबर ही ऊर्जा शो करती है या हमें उसके बराबर ऊर्जा मिलती है या मिल रही होती है। तो इस तरह से ये मायोसिन और एक्टिन इस मसल फाइबर्स के द्वारा शो करती है टी ट्यूब्यूल से निकलने के बाद। फिर बात करते हैं हम इसी के इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट की। इनमें क्या होता है, इसे बिनेट ने 1956 के अनुसार, जैसे जो मेम्ब्रेन्स होती है उनमें प्रवाह कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं, उसमें हम बोल सकते हैं रेट्रोग्रेड, जो उनमें बहिर्गमन करने वाले अणुओं साथ ही साथ आयनों को ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिगमन क्रिया होती है और यही क्या होती है, जो मेम्ब्रेन फ्लैप्स होते हैं ना, उन्हीं के फलस्वरूप होता है। तो आपके सबसे पहले ए पे देखिएगा क्या होती है, इनमें संश्लेषित होती है। इस क्षेत्र में मेम्ब्रेन पर लगे हुए कण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगे हुए कण क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य में विलीन हो जाते हैं, हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म में विलुप्त हो जाते हैं। इसके ठीक विपरीत क्रिया कोशिका द्रव्य कणों को बाहर ले जाने के लिए होती है, क्योंकि आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे विकसित नहीं होती है। इससे यह पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में जो मेम्ब्रेन फ्लो होता है वो एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। ये ना समझो तो आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, सीधे ही गोल्जी बॉडी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी की तरफ चली जाती है, जबकि इसके जस्ट विपरीत जो हम बोल सकते हैं काउंटर करंट फ्लो में गोल्जी बॉडी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी की तरफ नहीं जाती है। बस यहाँ ये दो चीजें मेन थी, एक तो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो क्रॉस करंट फ्लो होता है जो सीधे ही गोल्जी बॉडी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी की तरफ होती है, और वहीं इसके विपरीत जो काउंटर करंट फ्लो होता है उनमें गोल्जी बॉडी से एंडोप्लाज्मिक सिस्टर्नी की तरफ वो नहीं होती है। तो ये थी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सक्रिय परिवहन।